हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे शॉर्ट में हम डीपीएस भी कह सकते हैं। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसे कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ एक फैक्ट और आप जानेंगे कि आयरलैंड के संविधान ने इसे कहाँ से ग्रहण किया। तो आयरलैंड के संविधान ने इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया। हमने तो आयरलैंड के संविधान से लिया और आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से ग्रहण किया। अब आगे बात करते हैं इसके प्रकृति के बारे में। तो यह गैर न्यायोचित है, यानी इसके हनन पर न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यानी जब इसका हनन होगा तो न्यायालय इसे लागू नहीं कर सकता है, अर्थात केंद्र सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है कि निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है। निदेशक तत्व देश के शासन के लिए जरूरी है, इसे राज्य लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी राज्य का कर्तव्य होगा कि इसे लागू करे। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। तो इसका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। राज्य के नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। अगर हम संक्षेप में कहें तो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, अर्थात सबका कल्याण कहा जा सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी श्रेणी, अर्थात इसे संविधान में तो नहीं लेकिन इसे 3 श्रेणियों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। पहला क्या है? समाजवादी सिद्धांत। पहला है समाजवादी सिद्धांत। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत। और तीसरा क्या है? उदार बौद्धिक सिद्धांत। अब हम बात करते हैं पहले सिद्धांत पे, समाजवादी सिद्धांत के बारे में। यह सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करता है। पहले पे बात करेंगे समाजवादी सिद्धांत पे। तो यह सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करता है। यह लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग खोलता है, या इसके द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। समाजवादी सिद्धांत के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। अब हम देखते हैं इसके तहत कौन कौन से आर्टिकल आएंगे। तो इसके तहत आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43 एवं 47। अब हम बारी बारी से इन सभी आर्टिकलों के बारे में देखेंगे। अब आर्टिकल 38 के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? तो राज्य लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। आर्टिकल 38 के तहत क्या क्या आता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी राज्य जो है वो सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता को समाप्त करेगा। 38 के तहत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा कौन? राज्य। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय वो 38 के तहत आता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 39 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है? इसमें हम 3 खंडों में बांट कर देखते हैं। समाज के सभी नागरिकों के लिए जीवन के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसके तहत समाज के सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा।
सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक साधनों का सम वितरण होगा, यानी कि पर्याप्त जीविका के लिए पर्याप्त साधन होगा, जीविका के लिए पर्याप्त साधन होगा, और सामूहिक हित के लिए समुदाय में भौतिक साधनों का समान वितरण किया जाएगा। इस पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये सारे 39 आर्टिकल के तहत आते हैं। इसमें और क्या है, बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण उपलब्ध होगा। 39 के तहत ही बालकों के विकास के लिए गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराएगा कौन? राज्य। पुरुष और स्त्री कर्मकारों यानी मजदूरों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, सभी बात 39 आर्टिकल के तहत आएंगे। अब बात करते हैं, इसमें एक और है 39 का ए। इसमें क्या कहा गया है, समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। राज्य सभी व्यक्तियों को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 41 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब इसमें हम देखते हैं, राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास के सीमाओं के भीतर, राज्य का जो आर्थिक सामर्थ्य होगा और अपने विकास के सीमाओं के भीतर काम पाने का, शिक्षा पाने का और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता के दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त करने का उपबंध करेगा। ये आर्टिकल 41 के तहत आएगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 42 पे। इसमें क्या कहा गया है, काम की मनोवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा राज्य, जैसे जननी सुरक्षा योजना तथा एम्बुलेंस जो राज्य उपबंध करती है, वो सारे आर्टिकल 42 के तहत आएगा। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 43 के तहत। इसमें क्या कहा गया है, कर्मकारों के लिए काम निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करेगा। राज्य जो है मजदूरों के लिए काम और उसके लिए जो मजदूरी होगी उसकी व्यवस्था करेगा राज्य, जिससे कर्मकारों का यानी मजदूरों का जीवन स्तर उच्च हो। इसमें कर्मकारों के लिए काम और मजदूरी का व्यवस्था करेगा। अब इसके तहत 43 का ए भी आता है। इसमें क्या कहा गया है, उद्योगों का प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना तथा राज्य कर्मकारों के उद्योगों में भाग लेने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा। यानी उद्योगों में वर्कर्स का भाग लेना वो 43 के ए में आएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 47 पे। आर्टिकल 47 में क्या कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो अपना पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने में अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। यानी अपने पोषक स्तर को बढ़ाने तथा स्वास्थ्य की दशा को सुधार करने में अपना यह प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। जैसे शराबबंदी तथा हानिकारक दवाओं का प्रतिबंध करेगा। लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए अस्पताल की व्यवस्था करेगा 47 के तहत। इन सारी बातों को आज हमने देखा। ये हमने देख रहा था समाजवादी सिद्धांत के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं, हमारा दूसरा सिद्धांत क्या था, गांधीवादी सिद्धांत। जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी के अनुसार भारत ग्राम में निवास करता है, अर्थात जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक सच्चे अर्थों में भारत का विकास नहीं हो सकता। इसी के लिए गांधीवादी विचार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। अब इसके तहत हम देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल को पढ़ना है। तो आर्टिकल
40, 43, 43 का बी, 46, 47 और 48। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 40 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है? राज्य ग्राम पंचायतों का गठन और उसके आवश्यक शक्तियों प्रदान करेगा। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उसे आवश्यक शक्ति प्रदान करेगा, जिससे उसे स्व सरकार का गठन करने में सहायता मिलेगी। यानी 40 के तहत आएगा ग्राम पंचायत का गठन राज्य करेगा तथा उसे आवश्यक शक्ति प्रदान करेगा। अब बात करते हैं 43 में क्या है? ग्रामीण स्तर पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। यानी 43 के तहत क्या है कि ग्रामीण स्तर पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, जिससे प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। ये आएगा 43 में। यानी इसे कब जोड़ा गया था कुटीर उद्योग को? इसे 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। अब बात करते हैं 43 का बी में क्या कहा गया है? तो 43 के बी में कहा गया है कि राज्य सहकारी समिति में स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देगा। यानी 43 बी के तहत सहकारी समिति का गठन। (43) के बी में। अब हम बात करते हैं 46 के बारे में। तो 46 में क्या कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति SC एवं ST तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों का प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा करेगा। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति तथा समाज के अन्य पिछड़े जो भी वर्ग हैं उनके लिए शिक्षा तथा आर्थिक सहायता करेगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 47 में। इसमें क्या कहा गया है? स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली पदार्थ तथा हानिकारक दवाओं का प्रतिबंध करेगा। राज्य जो होगा वो नुकसानदायक जो नशीली पदार्थ है तथा हानिकारक दवाओं को प्रतिबंध करेगा। इसी के तहत शराबबंदी की व्यवस्था की गई थी। बात करते हैं 48 पे। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य गाय तथा अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक तथा उसकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन करेगा। इसके तहत गाय तथा अन्य दुधारू पशुओं के बलि पर रोक लगाया गया है। ये किसके तहत आएगा? तो ये है आर्टिकल 48 के तहत आएगा। इस तरह से हमने देखा गांधीवादी सिद्धांत के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं, हमारा तीसरा क्या था? उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदार बौद्धिक सिद्धांत, इसका मतलब क्या होता है? वैसा सिद्धांत जो स्वतंत्रता एवं समानता तथा सामाजिक हितों के लिए काम पर बल दिया जाता है, जिसमें स्वतंत्रता एवं समानता तथा सामाजिक हितों के काम पर बल दिया जाता है। इसके तहत कौन कौन सा आर्टिकल आएगा? तो इसके तहत 44, 45, 48, 49, 50 एवं 51। अब हम बारी बारी से इन सभी को देखें। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 44 के बारे में देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। यानी 44 के तहत क्या आएगा? भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अब बात करते हैं आर्टिकल 45 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है? 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए देख रेख एवं शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए शिक्षा एवं देख रेख की व्यवस्था करेगा। इससे पहले यानी आर्टिकल 45 में इससे पहले क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, लेकिन उसे हटा दिया गया और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए देख रेख एवं शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। इसे कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन
2 के द्वारा जोड़ा गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 48 के बारे में। इसमें है राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं विकास और वन्य एवं वन्य जीव की रक्षा के लिए प्रयास करेगा। यानी इसमें आएगा पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण ये आर्टिकल 48 के तहत आएगा। जैसे हरियाली योजना ये आर्टिकल 48 के तहत चलाई जा रही है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 49 के बारे में। तो आर्टिकल 49 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारक स्थान वस्तु का संरक्षण करना, राष्ट्रीय वस्तु स्थान स्मारक इत्यादि की सुरक्षा करना, ये आर्टिकल 49 के तहत आएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 50। इसमें क्या कहा गया है, राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। इसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अब बात करते हैं आर्टिकल 51 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना तथा राष्ट्र के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्वक संबंध को बनाए रखना, अर्थात विदेश नीति इसी आर्टिकल के तहत तय होती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो भी समझौता होता है यानी जो भी विचार होता है वो सभी आर्टिकल 51 के तहत आता है। इसी के तहत वसुधैव कुटुंबकम की अभिव्यक्ति होती है। तो इस तरह से हमने तीनों सिद्धांत के बारे में बात किया। तो आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।